अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसए डी कोडिंग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे CSS 2027 की अटैम्प्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो हमारे एसए के टॉपिक्स हैं कौन कौन से आ सकते हैं, या फिर आपने जो है वो कौन कौन से ऐसे अगर किसी भी तरह का ऐसे आता है तो आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। हमारे जो वी हैव सर्टेन टॉपिक्स, हम बारी बारी उनको देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने टॉपिक का टाइटल लिखा हुआ है और फिर उसके बाद मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है कि आपने उस टॉपिक को डी कोड किस तरह से करना है। ठीक है, ये कोई उसकी थीसिस स्टेटमेंट या फिर कोई कंपोनेंट नहीं है ऐसे का। जस्ट जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अब जो चीज़ मैंने लिखी है ये सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, यानी कि हमने इस टॉपिक के मेन कंपोनेंट्स कितने हैं और हमने उनको किस तरह से ब्रेक करना है। पहला हमारा टाइटल है प्रोग्रेस विदाउट पर्पस इज रिग्रेशन, यानी कि कोई ऐसी प्रोग्रेस जिसमें आपका कोई भी पर्पस नहीं होता वो एक रिग्रेशन होती है। ठीक है, जिस तरह से रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव चीज वो होती है जो कि आपको आगे लेके जा रही होती है, रिग्रेशन जो कि आपको पीछे लेके आती है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि प्रोग्रेस विदाउट पर्पस, यानी कि आप बिला वजह की कोई भी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और आपका उसमें कोई भी पर्पस एम नहीं है, तो दैट वुड हैव अल्टीमेटली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू। ठीक है, दैट वुड बी अ रिग्रेशन। हमने इसको कैसे प्रूव करना है? इस टॉपिक को आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस तरह से लेके चलना। इट्स अ सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब हम देखते हैं कि हमने इस टॉपिक को किस तरह से डी कोड करना है या इसकी कौन कौन सी डायरेक्शंस में जाना है। मटेरियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रोग्रेस में हम दो चीजें लिख रहे हैं कि material and technological advancement when detached from ethical direction and human well-being erodes social cohesion instead of improving it। हमने अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं। किस तरह से एग्री कर रहे हैं कि हम उसको कह रहे हैं कि यस, जब आप विदाउट पर्पस कोई भी प्रोग्रेस करते हो तो उससे आपकी जो सोशल कोहिजन है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, देन हमने लिखा कि हिस्ट्री शोज दैट अनचेक्ड प्रोग्रेस एम्पलीफाइज इनइक्वालिटी। जब आपकी प्रोग्रेस विदाउट पर्पस होगी तो इनइक्वालिटी होगी, नंबर वन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, नंबर टू, एंड मोरल डिसओरिएंटेशन होगी, नंबर थ्री। ठीक है, हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम इस तरह से उसके वो जो हम एक तरीका हमने सीखा हुआ है कि हमने कोई भी टाइटल आना है, टाइटल को हमने डिफाइन, अगर उसमें कोई इंडिकेटर है देन हमने उसका एक ओवरव्यू देना है। ठीक है, देन हमने अपने 8 से 10 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, देन हमने वे फॉरवर्ड देने हैं। तो हमने ये देखा, इसमें हमारे पास रिग्रेशन जो है वो हमारे पास एक इंडिकेटर है, इसको हम डिफाइन करेंगे रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देन हम उसको अपने ऐसे को आगे स्टार्ट करेंगे। एग्री किया हमने स्टेटमेंट के साथ। किस तरह से एग्री किया? हमने कहा कि पर्पस के बगैर आपकी प्रोग्रेस रिग्रेसिव होगी, रिग्रेशन में जाएगी। कैसे? इनइक्वालिटी होगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, मोरल डिसओरिएंटेशन होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ट्रू प्रोग्रेस मस्ट देयर फॉर बी अ पर्पसिव। ठीक है, ट्रू प्रोग्रेस, असल प्रोग्रेस जो है वो पर्पस की बेस पे होनी चाहिए, अलाइंड विद, जिसमें जस्टिस होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए एंड कलेक्टिव ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, इससे की डायरेक्शन आपको समझ आ गई होगी कि विदाउट पर्पस प्रोग्रेस इज रिग्रेसिव, रिग्रेशन। कैसे? हमने 3 रीजंस देखी, फिर हमने देखी वे फॉरवर्ड्स। अब हम कह सकते हैं ना कि ये हमारा जो पार्ट है, बल्कि हम इसको पूरा ही लिख लेते हैं कि ये हमारा पार्ट जो हमने थीसिस स्टेटमेंट का अपना तरीका सीखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आप उठाएं, अपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखें। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके आउटलाइन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपने अपना स्टांस प्रूव किया, 1, 2 और वो 3। ठीक है, फिर हमने उसको बता दिया कि हाँ ये सॉर्ट ऑफ वे फॉरवर्ड्स हैं। तो इस तरह से हमने अपने इस टॉपिक को डी कोड कर लिया। Moving toward our next title. Okay,
सेकेंड हमारा टाइटल है मैन इज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज क्रिएशंस, के इंसान की जो क्रिएशंस हैं वो इनोवेशंस में, डिजिटल रेवोल्यूशन में इतना ज़्यादा आगे निकल गया है कि अब हमारी जो इनोवेशंस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, ठीक है। मैन इज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज क्रिएशंस, कीवर्ड आपका कौन सा होगा? क्रिएशंस, क्रिएशंस इज योर कीवर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये ऐसे है, इसको आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे का टाइटल हम देखें तो ये आपको डिक्टेट कर रहा है कि मैन इज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज क्रिएशंस, कि आप इस स्टेटमेंट को प्रूव करें कि इट इज हैपनिंग, कि हाँ मैन इज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज क्रिएशंस। अब किस तरह से मैन कंट्रोल लूज कर रहा है, दैट वुड बी द नेचर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें आपने अपने इस टॉपिक को डी कोड करना है। सो हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक को किस तरह से डी कोड करने वाले हैं। हमने कहा कि ह्यूमन इनोवेशंस पर्टिकुलरली इन द टेक्नोलॉजी एंड वेपनरी increasingly operate beyond effective ethical and regulatory control। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसा, कि हम बियॉन्ड एथिकल एंड रेगुलेटरी कंट्रोल निकल चुके हैं, हम उनसे बहुत आगे आ गए हैं, ठीक है। अब हम उसको बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ऑटोमेशन में और सर्वेलेंस सिस्टम में नाउ शेप ह्यूमन बिहेवियर मोर देन ह्यूमन शेप देम, यानी कि ये तीन हमने वो चीजें बता दी जिनमें हम बहुत ज्यादा आगे निकल आए हैं, इतना ज्यादा आगे निकल आए हैं कि वो हमारी थॉट्स को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारा जो मेंटल अप्रोच है किसी भी चीज को हैंडल करने की, वो हमें कंट्रोल कर रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 1, ऑटोमेशन नंबर 3, ठीक है। मैन इज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज क्रिएशंस, ये उसकी क्रिएशंस है ना, एआई उसकी क्रिएशन है, ऑटोमेशन उसकी क्रिएशन है, सर्वेलेंस सिस्टम उसकी क्रिएशंस है, तो इंसान ने इसमें अपना जो कंट्रोल है वो लूज कर दिया। नाउ शेप ह्यूमन बिहेवियर मोर देन ह्यूमन शेप्स देम, दिस इन्वर्जन थ्रेटन्स ऑटोनॉमी। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी थ्रेटन हो रही है आपकी, अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट हो रही है, एंड द वेरी एसेंस ऑफ ह्यूमन एजेंसी, और जो ह्यूमन के जो ह्यूमन का पोटेंशियल है, ह्यूमन की क्रिएटिविटी है, वो वाइडली इम्पेक्ट हो रही है। सो अगेन हमारे पास ये टाइटल था कि मैन इज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज क्रिएशन। हमने देखा कि उसको हमने ब्रेक किस तरह से किया, हमने कहा कि यस मैन इज लूजिंग कंट्रोल, किस तरह से कि इंसान ने टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, इंसान ने ऑटोमेशन की तरफ गया, इंसान सर्वेलेंस सिस्टम्स की तरफ गया, इस हद तक गया कि उन चीज़ों ने इंसान को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और इंसान का अपना जो कंट्रोल था उन गैजेट्स के ऊपर जो कि उसने खुद बनाए थे उन पे कम हो गया। नेक्स्ट टाइटल हमारा है वाटर वॉर्स आर कमिंग। ओके, अब ये टाइटल हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास वाटर स्कार्सिटी का जो इशू है उससे रिलेटेड है, ठीक है। वाटर वॉर्स आर कमिंग, आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। देखें तो ये एक कॉमन इशू को हाईलाइट कर रहा है, सो यू हैव टू गो विद द स्टेटमेंट कि यस वाटर वॉर्स आर कमिंग, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी हो रही है। किस तरह से अब हम इस टॉपिक को ब्रेक कर सकते हैं, हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं कि हमने उसको किस तरह से सेगमेंट्स में लेके चलना है। ओके, वाटर स्कार्सिटी ड्रिवन बाय climate change, population growth and mismanagement is emerging as a critical source of conflict, ठीक है, क्लियर हो गया हमें। ट्रांसबाउंड्री रिवर्स, अब वो बता रहा है कि किस तरह से वाटर वॉर्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ट्रांसबाउंड्री रिवर्स है हमारे, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का मतलब होता है जो कि बाउंड्रीज पे होते हैं, जिनको दो कंट्रीज, तीन कंट्रीज आपस में शेयर कर रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल हम जनोबे रिवर ले सकते हैं जो कि आपका यूरोप में है, शेयर्ड बाय आई गेस 14 ऑफ द कंट्रीज, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो है वो हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। देन हमारे पास है कि अनइक्वल एक्सेस इंटेंसिफाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है। अब जिस कंट्री के पास एक्सेस नहीं होगी तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आपके इंटेंसिफाई होंगी अमंग स्टेट्स एंड रीजन्स। देन हमने लिखा हुआ है कि अनलेस कोऑपरेटिव गवर्नेंस रिप्लेसेस, कि अब हमें कोऑपरेटिव गवर्नेंस की ज़रूरत है जो कि रिप्लेस करे जीरो सम कंपटीशन को, एंड वाटर विल बिकम द ऑयल ऑफ फ्यूचर। ओके है
वाटर वॉर्स आर कमिंग, ये हमारा जो है वो मेन टाइटल था, उसको हमने देखा कि हमने उसको किस तरह से ब्रेक किया। हमने कहा कि यस वाटर वॉर्स आर कमिंग, किस तरह से वाटर वॉर्स आ रही हैं, हमने उसमें उसको बताया कि क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मिसमैनेजमेंट जो है वो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि वाटर स्कार्सिटी है। वाटर वॉर्स आ किस तरह से रही है, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का हमने बता दिया। दूसरा हमने बता दिया कि अनइक्वल एक्सेस इंटेंसिफाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस के, ये दो रीजन हमें इंडिकेट करेंगे यस वाटर वॉर्स आर कमिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने इस तरह से डिकोड कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं एसे नंबर 4। सो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल। ठीक है, की इंडिकेटर्स हमारे पास कौन से हुए, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारे पास हमारा की इंडिकेटर हो गया। सो आप इसमें एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टाइटल हमें क्या डिक्टेट कर रहा है। टाइटल हमें डिक्टेट कर रहा है कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल। यस वी हैव टू गो विद द स्टेटमेंट के हाँ भाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जो इनएविटेबल है। किस तरह से, अब उसको हम देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया हमारे पास क्या है। सेंट्रल आइडिया हमारे पास ये है कि ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो चीजें हमें इंडिकेट कर रही हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को, आर सिस्टमैटिकली रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबर। अब ये ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर रही हैं अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, while technology creates new jobs, the pace and skill mismatch ensure net displacement in the short to medium term. Managing this inevitability requires structural reform in education, welfare एंड लेबर मार्केट। हमने स्टांस क्या लिया, हमने स्टांस यही लिया कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हो रही है। ठीक है, हमने कहा, हमने उसको प्रूफ किया कि इसकी वजह से आपकी लेबर इफेक्ट हो रही है, आपका जो स्किल है वो गैप आ रहा है, क्योंकि जो आप मैनुअल काम कर रहे हैं, रोबोट्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो हर टास्क उस एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सके, क्योंकि रोबोट्स आर द क्रिएशन ऑफ मैन ना। ठीक है, मैन इज स्टिल सुपीरियर इन हिज कैपेबिलिटीज। तो हमने इस बात को प्रूव किया कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एज इनएविटेबल। फिर हमने उसको एंड में कहा कि हाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। ये सॉर्ट ऑफ हमारे पास वे फॉरवर्ड हो गए, ऊपर हमारे सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गए कि हम एजुकेशन में, वेलफेयर में और लेबर मार्केट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, और इस तरह से हम जो है वो उसको जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइटल पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइटल हमारे पास है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एक्सप्लॉइट्स सोशल ग्रीवेंसेस। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म सोशल ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, once again you can agree with the statement, you can disagree with the statement as well। डिक्टेट स्टेटमेंट हमें ये कर रही है कि आपने इसको एग्री करना है। अब हम देखते हैं कि हम इस हिस्से की डायरेक्शन में किस तरह से उसको प्रोसीड कर रहे हैं। Extremist ideologies thrive not merely on the theology के extremist ideologies जो होती हैं वो सिर्फ theology पे बेस नहीं कर रही होती, but on poverty, injustice and political exclusion। अब वो कह रहे हैं कि जो extremist ideologies होती हैं ना वो इन चीज़ों पे बेस कर रही होती हैं कि आप गरीब हैं, ठीक है, आपको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, आपके सोशल स्ट्रेन है, आप पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, इनजस्टिस है आपके साथ, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है। तो ये चीज़ें आपकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को शेप कर रही होती हैं। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बिकम फर्टाइल ग्राउंड फॉर। अब वो कह रहे हैं कि जिन कम्युनिटीज को ये राइट्स नहीं मिलते वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती हैं, बिकम फर्टाइल ग्राउंड फॉर रेडिकल नैरेटिव्स। तो जब आपको राइट्स नहीं मिलेंगे तो आप में टेंडेंसी होगी कि आप जो है वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज को नर्चर करेंगे, दैट ऑफर आइडेंटिटी एंड पर्पस। ठीक है, देन आपने लिखा हुआ है कि काउंटर एक्सट्रीमिज्म मस्ट देयरफॉर एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस। सो हमने ये बताया कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो सोशल ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट कर रही है। जब आपको
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, तो आप में जो है वो आइडियोलॉजी उस तरह से शेप होगी कि आप एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें उस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करना है, हमें उन सोशल ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना है, ताकि जो है वो सोसाइटी में से जो हमारा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो कम हो सके। सो हमने प्रूव कर दिया कि किस तरह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म सोशल जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट टाइटल हमारे पास है डिजिटल इको चैम्बर्स अंडरमाइन डेमोक्रेसी, कि डिजिटल इको चैम्बर्स डेमोक्रेसी को किस तरह से ख़राब करते हैं। इको चैम्बर सर्टेन एरियाज, डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे आप डिबेट कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल पोलर ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जिस तरह से हम यूएस की बात करें तो डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, सो देयर इज़ अ बायपोलर सिस्टम देयर। तो इको चैम्बर्स में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ सेंस होता है कि आप जो है वो नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे डिबेट कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डिजिटल इको चैम्बर से डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती है। आप एग्री करें, डिसएग्री करें, इट्स अप टू यू, बट ऐसे का टाइटल हमें डिक्टेट कर रहा है कि आपने इसको एग्री करना है कि डिजिटल इको चैम्बर किस तरह से आपकी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं। सो हम देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। वो कह रहे हैं कि एल्गोरिथम ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स के एल्गो ओके ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि एल्गोरिथम ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म्स हैं reinforce confirmation bias and ideological polarization, वही बात कि वो polarization cause करते हैं। citizens increasingly consume curated realities rather than shared facts, लोग जो हैं वो realities consume curated realities, यानी कि जो shaped facts होते हैं उन पर बेस करना स्टार्ट कर देते हैं rather than sharing facts। फैक्ट्स शेयर नहीं करते, फैक्ट्स चेकिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वीक होती है, वीकनिंग डेलिब्रेशन एंड कॉन्सेंसस, कंसेंसस वीक हो जाता है, ठीक है, डेलिब्रेशंस वगैरह नहीं होती, आपके पास राइट नहीं होता किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने का, क्लैरिफाई करने का, या फिर उस पर क्वेश्चन रेज करने का। दिस फ्रेगमेंटेशन इरोड्स, अब इस फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स जो है वो खत्म होता है एंड एम्पावर्स पॉपुलिज्म एंड मिस इन्फॉर्मेशन, और पॉपुलिज्म जैसे ट्रेंड्स इमर्ज होते हैं और हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन जैसे जो सोशल मीनियसीज हैं वो हमारे पास देखने को देखने को आती हैं। अच्छा, हमारा टाइटल क्या था कि डिजिटल इको चैम्बर्स अंडरमाइन डेमोक्रेसी किस तरह से करती हैं, वो हमने सर्टेन वेज देख लिए, ठीक है, कि ये जो डिजिटल एआई एल्गोरिथम ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स को हम डिजिटल इको चैम्बर्स भी कह सकते हैं, कि ये अब इको चैम्बर्स क्या करते हैं, बाइसिस को रीइंफोर्स कंफर्मेशन बाइस एंड आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन, ठीक है, बाइसिस को शेप करते हैं और आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन कॉज करते हैं, रियलिटीज को शेप करते हैं, फैक्ट्स को वीक करते हैं, डेलिब्रेशंस को वीक करते हैं, कंसेंसस जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि किस तरह से, मेन टाइटल हमने किस तरह से ब्रेक करना था कि डिजिटल इको चैम्बर्स किस तरह से डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, ठीक है। सो ये आपकी ऐसे की मेन डायरेक्शन थी। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है वो है वॉर इकोनॉमीज परपेचुएट कॉन्फ्लिक्ट। वॉर इकोनॉमीज परपेचुएट कॉन्फ्लिक्ट, कि आपकी जो इकोनॉमी बेस्ड वॉर्स होंगी, इकोनॉमी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो एग्जैजरेट होके मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, ठीक है। वॉर इकोनॉमीज परपेचुएट कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स often sustain powerful economic interests। वो कहते हैं कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल वॉर्स जिस तरह से होती थी, सस्टेन पावरफुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेस पे होती थी, टाइड टू वेपन्स, जिसमें वेपन्स यूज होते थे, रिकंस्ट्रक्शन होती थी और इलिसिट ट्रेड वगैरह, ठीक है। These war economies create incentives to prolong instability rather than resolve it। अब वो प्रूव कर रहा है कि किस तरह से ये जो वॉर इकोनॉमी है इंस्टेबिलिटी को प्रोलॉन्ग करती है। वॉर इकोनॉमी में ये होता है कि दो कंट्रीज आपस में वॉर में है,
तीसरा कंट्री जो है वो सप्लाई ऑफ वेपन्स, सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी या सप्लाई ऑफ डिजिटल गैजेट्स करके और वो वहाँ से मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो सीख करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, थर्ड कंट्री ने जो है वो आर्म्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो थर्ड कंट्री जो है वो बेनिफिटेड है उसमें से, जो बाय स्टैंडिंग नेशन है वो फायदा उठा रही है। सो उसकी इकोनॉमी कैसे जनरेट हो रही है, दैट इज द वॉर इकोनॉमी, ठीक है। कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफन सस्टेन पावरफुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि जब दो स्टेट्स में आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनके पीछे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, कहीं पे जो है वो फाइटर जेट्स दिए जाते हैं, कहीं पे न्यूक्लियर मिसाइल्स दिए जाते हैं, तो ये उसके पीछे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। टाइड टू वेपन्स, रिकंस्ट्रक्शन एंड इलिसिट ट्रेड, ठीक है। किस तरह से वॉर इकोनॉमी काम कर रही होती है, वेपन्स की सप्लाई से, रिकंस्ट्रक्शन से, इलिसिट ट्रेड से। अब होता क्या है, इससे इंस्टेबिलिटी आती है और पीस इलूसिव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड कि वॉर इकोनॉमीज परपेचुएट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट टाइटल हमारे पास है कि मिडिल पावर्स शेप ग्लोबल ऑर्डर, के जो मिडिल पावर्स स्टैंडिंग नेशंस होती हैं वो किस तरह से आपके ग्लोबल ऑर्डर को शेप कर रही होती हैं। सेंट्रल आइडिया हम इसका देखते हैं कि द डिक्लाइन ऑफ यूनिपोलैरिटी हैज एक्सपेंडेड स्ट्रैटेजिक स्पेस फॉर मिडिल पावर्स। यूनिपोलैरिटी अगर हम देखें कोल्ड वॉर एरा में जाएं, कोल्ड वॉर में हमारे पास क्या था, यूएस वर्सेस यूएसएसआर, तब हमारे पास बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ तो हमारे पास जो है वो बाकी पीछे यूएस रह जाता है। हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हुआ तो हमारे पास चाइना, रशिया और इंडिया जैसी स्टेट्स का राइज स्टार्ट हुआ, तो जिसने इंडिकेट किया कि हमारे पास मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला कि जो डिक्लाइन ऑफ यूनिपोलैरिटी था, यूनिपोलैरिटी का डिक्लाइन हुआ, हैज एक्सपेंडेड स्ट्रैटेजिक स्पेस फॉर मिडिल पार्ट्स। जो मिडिल पार्ट्स हैं, जो स्टैंडिंग नेशंस हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजिक स्पेस जो थी वो इंक्रीज हुई, ठीक है। किस तरह से, थ्रू डिप्लोमेसी, कोलिशन बिल्डिंग एंड इशू बेस्ड लीडरशिप। जो अब थर्ड नेशंस थी, मिडिल पार्ट्स थी, उन्होंने डिप्लोमेसी को यूज किया, कोलिशन बिल्डिंग को यूज किया, इशू बेस्ड लीडरशिप को यूज किया। दे इन्फ्लुएंस ग्लोबल नॉर्म्स, इनको यूज करते हुए, इसको और इसको यूज करते हुए उन्होंने इन्फ्लुएंस किया ग्लोबल नॉर्म्स को और इंस्टीट्यूशंस को। ग्लोबल ऑर्डर टुडे इज इंक्रीजिंगली निगोशिएटेड नॉट डिक्टेटेड। एट द एंड हमने कहा कि जो ग्लोबल ऑर्डर होता है वो निगोशिएट किया जाता है, पार्ट्स आपस में डिसाइड करती हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस उन्होंने लेके चलने हैं, जबकि ये प्लान जो है वो डिक्टेट नहीं किया जाता। हेंस प्रूव्ड मिडिल पावर्स शेप ग्लोबल ऑर्डर, किस तरह से, डिप्लोमेसी के थ्रू, कोलिशन बिल्डिंग के थ्रू और इशू बेस्ड लीडरशिप के थ्रू। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो टाइटल नंबर 9 है। टाइटल नंबर 9 में हम ये देखते हैं कि ग्रेट पावर राइवलरी डिस्टेबलाइजेस स्मॉल स्टेट्स, के जब दो बड़ी कंट्रीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं तो छोटी जो स्टेट्स होती हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाती हैं। आइदर वी हैव टू एग्री विद द स्टेटमेंट या फिर डिसएग्री। अगर हम एक जो इंटेलेक्चुअल अप्रोच को लेकर चलते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि येस इट इज ट्रू कि जब ग्रेट पावर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं तो डिस्टेबलाइज होती है स्मॉलर स्टेट्स हमारे पास। अब देखते हैं हम इसको किस तरह से जस्टिफाई करें। स्मॉल स्टेट्स ऑफन बिकम एरिनाज रेदर देन एक्टर्स इन ग्रेट पावर, ठीक है। कि जो स्मॉल स्टेट्स होती हैं वो एरिनाज बन जाती हैं मेजर एक्टर्स की बजाय। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एक्सपोज देम टू इकोनॉमिक। अब स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो ग्रेट पावर्स की वजह से है वो क्या करती हैं कि छोटी स्टेट्स में इकोनॉमिक कोएर्शन कॉज कर देती हैं, सिक्योरिटी डिलेमास कॉज कर देती हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। छोटी स्टेट्स को या तो अलायंस में आना पड़ता है बड़ी स्टेट्स के साथ, ठीक है, या फिर उनको पॉलिटिकली उनमें इंटरवीन किया जाता है, उनकी सोवरेनिटी को हैम्पर किया जाता है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देयर सोवरेनिटी सर्वाइव्स ओनली थ्रू स्किलफुल बैलेंसिंग एंड रीजनल कोऑपरेशन। अब वो सॉल्यूशन बता रहा है, ठीक है। पहले हमने प्रूव किया कि हाँ ग्रेट पावर राइवलरी जो है वो डिस्टेबलाइज करी है स्मॉल स्टेट्स को। हमने उसको प्रूव किया कि हाँ इकोनॉमिक कोएर्शन होती है, सिक्योरिटी डिलेमास होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, दैट्स ऑल।
फिर हमने उसको कहा कि उनकी जो सोवरेनिटी है वो सर्वाइव करती है जब वो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे और जब वो रीजन कॉपरेशन की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल नंबर 10 है जियोपॉलिटिक्स हैज रीप्लेस्ड ग्लोबलाइजेशन। के दुनिया जो ग्लोबलाइज्ड थी, ठीक है, वो अब जियोपॉलिटिक्स की वजह से किस तरह से ब्लॉकलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से हम एक दफा दोबारा से ब्लॉकलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। यू कैन एग्री, यू कैन डिसएग्री। तो हम देखते हैं कि हम इसके साथ किस तरह से एग्री करें। वी आर गोइंग टू एग्री कि यस, जियोपॉलिटिक्स हैज रिप्लेस्ड ग्लोबलाइजेशन। किस तरह से, अब हम उसको बता रहे हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हम उसको बता रहे हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इज नो लॉन्गर ड्रिवन प्योरली बाय मार्केट। कि अब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हम मार्केट से डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि अब हम स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, हम ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स को देखते हैं, आर वेपनाइज, जिनको हमने वेपनाइज कर दिया है फॉर नेशनल एडवांटेज। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, यही होता है ना कि ओपन ट्रेड हो, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो, टेक ट्रांसफर हो, सप्लाई चेन हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, रेगुलेशन ऑफ सप्लाई चेन हो। ठीक है, बट हमने क्या किया कि हम अब इन तीनों चीजों को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हम इन तीनों चीजों को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हैं। यूएस को देखें, वो ट्रेड टैरिफ्स करा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना चाहता है। टेक वॉर चल रही है यूएस चाइना के दरमियान में, सेम सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है। तो ये चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि जो नेशंस की आपस में जियो पॉलिटिक्स हैं, उन्होंने हमें ग्लोबलाइजेशन से हटा के ब्लॉकलाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन नाउ ऑपरेट्स अंडर द शेडो ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ग्लोबलाइजेशन जो है वो अब डिसाइड हो रही है पावर पॉलिटिक्स से। पावर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि जो मेजर स्टेट्स हैं वो ट्रेंड्स को डिटरमाइन कर रही हैं। होप सो यहाँ तक जो है वो चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी कि टॉपिक जो है वो आप लोगों ने किस तरह से डी कोड करना है। नेक्स्ट जो हमारा टाइटल नंबर 11 है, हम उसको देखते हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। के ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होती है वो अनसस्टेनेबल होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप फिजिकल डेफिसिट में चले जाते हो, बजट डेफिसिट में चले जाते हो, तो आपकी सस्टेनेबिलिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि यस, इट इज़ ट्रू कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। किस तरह से कि ग्रोथ मॉडल्स बेस्ड ऑन एक्सेसिव कंजम्पशन, वो कह रहे हैं कि जो जिसमें ग्रोथ मॉडल में एक्सेसिव कंजम्पशन होती है, उससे क्या होता है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इनइक्वालिटी हो जाती है। जब रिसोर्सेज खत्म होंगे तो क्या होगा कि आपस में लोगों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हम कोट कर सकते हैं। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहती है कि जब लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी तो जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली इससे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें कह रही हैं कि एक्सेसिव कंजम्पशन होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हुए, इनइक्वालिटी आपकी डीप हो जाएगी। इन्वायरमेंटल लिमिट्स एंड क्लाइमेट चेंज एक्सपोज द, अब वो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल लिमिट्स हो गया और क्लाइमेट चेंज, ये दो चीजें वो हैं जो कि फ्रिजिलिटी को एक्सपोज करती हैं इस तरह की डेवलपमेंट में। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ रिक्वायर्स शिफ्टिंग फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी। वो कह रहे हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी तब होगी जब आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करेंगे। सो आपके अगर काम की बात हम देखें तो वो यहाँ तक है, हमने प्रूव करना था कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ अनसस्टेनेबल किस तरह से है, तो हमने उसको बता दिया, नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करती है और इनक्वालिटी को डीपन करती है। सो दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से हमने जो अपना स्टांस है उसको क्लियर कर दिया कि वी आर गोइंग विद द स्टांस कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ जो है वो अनसस्टेनेबल होती है। किस तरह से होती है वो दो रीजन हमने उसको बता दी, बट इन योर एसे दैट वुड बी ऑलमोस्ट 8 to 10 ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स कॉम्प्लीमेंटेड विद द वे फॉरवर्ड, जो कि हमने एक प्रॉपर तरीका सीखा हुआ। टाइटल नंबर 12 हम देखते हैं। टाइटल नंबर 12 अगर हम देखें, ओके, टाइटल नंबर 12, टाइटल नंबर 12 हमें कह रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग प्रोड्यूसेस फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज। कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनोवरिंग अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमीज आपकी फ्रेजाइल हो जाएंगी। अब ये फैक्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन आप करोगे तो क्या होगा, डेमोक्रेटिक आउटकम्स खराब होंगे, स्टेट जो है वो खराब हो जाएगी, रिजीम हाइब्रिड रिजीम हो जाएगी। ठीक है, यस, वी आर गोइंग टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब हम इसमें कहेंगे कि आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन
ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस अंडरमाइन इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी, कि हाँ इस तरह से होता है, इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी जो है वो इम्पैक्ट होती है। डेमोक्रेसी इज बिल्ड थ्रू लीड कंट्रोल, कि जो डेमोक्रेसी लीड कंट्रोल से बिल्ट होती हैं, रादर देन पॉपुलर कंसेंट रिमेन होलो, कि जो इस तरह की स्टेट्स होती हैं जिन पे इलीट कंट्रोल होता है, ठीक है, वो शेलो होती हैं, होलो होती हैं। स्टेबिलिटी इमर्जेस फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी तब होगी जब आपकी ऑर्गेनिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, नॉट मैनेज्ड आउटकम्स, ठीक है। तो आपने इस तरह से प्रूव कर दिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग फ्रेजाइल डेमोक्रेसी किस तरह से कॉज करती है। आपने आराम से जो है वो इसमें उसी तरह जो हमने तरीका सीखा हुआ है कि आपने 8 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, फिर आपने 4 वे फॉरवर्ड्स दे देने हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को हम खत्म कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन अवर डेमोक्रेसी। 8 आर्ग्यूमेंट्स जिनमें से हमने 1 या 2 बता दिए कि इंस्टीट्यूशनल जो लेजिटिमेसी होती है वो आपकी ख़त्म होती है, ख़राब होती है, इलीट कंट्रोल होता है आपकी स्टेट्स पे, इस तरह से आपने जो है वो उसमें 8 अपने आर्ग्यूमेंट्स दे देने हैं। टाइटल नंबर 13, टाइटल नंबर 13 हमारे पास है कि डेमोक्रेसी फेल्स व्हेन गवर्नेंस सक्सीड्स ओनली ऑन पेपर। वो कहते हैं कि जब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लिखत पढ़त तक रह जाती हैं, यानी कि पेपर वर्क में चीज़ें हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती, तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, ठीक है। यानी कि आपने कह दिया, आपके पास राइट है, आपके पास आर्टिकल जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड करते हैं आपको, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, बट आपको प्रैक्टिकली अगर वो दिए नहीं जाते तो उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह से गवर्नेंस में देखें, आपका राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25A आपको कहता है कि राइट टू एजुकेशन है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आपको नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ पेपर की हद तक है, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रहे, तो आपकी जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो हम इसको प्रूव करें, प्रूव करने के लिए हमने उसमें क्या बात की, हमने कहा कि यस फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स मीन लिटिल विदाउट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि जब तक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उस चीज की कोई हमें जरूरत नहीं है। वीक इंस्टीट्यूशंस, करप्शन, पुअर सर्विस डिलीवरी, एलियनेट सिटीजन्स, ये 3 वो चीजें हैं जो कि सिटीजन्स को एलियनेट करती हैं। डेमोक्रेसी सर्वाइव्स थ्रू परफॉर्मेंस नॉट प्रोसीजरल सिंबलिज्म, डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस का नाम है, ठीक है। सो टाइटल हमने किस तरह से प्रूव किया, हमने कहा कि यस डेमोक्रेसी फेल व्हेन गवर्नेंस सक्सीड्स ओनली ऑन पेपर। हमने 8 आर्ग्यूमेंट्स, 4 वे फॉरवर्ड्स दिए और हमने इस तरह से अपना जो है वो कंक्लूड कर लिया। टाइटल नंबर 14, टाइटल नंबर 14 हमारे पास है कि पाकिस्तान सेकंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम क्राइसिस टू कंसोलिडेशन, के पाकिस्तान किस तरह से क्राइसिस से कंसोलिडेशन की तरफ मूव करता है। आप इसमें अगेन जो है वो अपना स्टांस ले सकते हैं कि स्टिल पाकिस्तान क्राइसिस में है या फिर पाकिस्तान जो है वो कंसोलिडेशन की तरफ मूव कर रहा है। पाकिस्तान फेसेस अ डिसिसिव मूवमेंट मार्क्ड बाय इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड गवर्नेंस डेफिसिट। हमने कहा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है, गवर्नेंस डेफिसिट चल रहा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैन ट्रांसफॉर्म, बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू हम इन क्राइसिस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है, यस वी एग्री कि पाकिस्तान जो है वो अब क्राइसिस से निकल के कंसोलिडेशन की तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है, दैट वुड बी योर 8 ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो कि आप अपने पेपर में लिखने हैं। सेकेंड इंडिपेंडेंस लाइज इन इंस्टीट्यूशनल, वो कहते हैं कि आपकी आज़ादी जो है वो डिपेंड करती है इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस पे रादर देन पॉलिटिकल स्लोगन्स, कि आप काम करके दिखाएं, आपके इदारे इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, आपके एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर काम करके दिखाएं रादर देन मेयरली डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल स्लोगन्स। सिर्फ और सिर्फ स्लोगन्स की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। टाइटल नंबर 15 पे आते हैं अब हम। टाइटल नंबर 15, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन विदाउट रेगुलेटरी कैपेसिटी फ्यूल्स सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन अगर आपकी होगी लेकिन उसमें रेगुलेटरी कैपेसिटी नहीं होगी, आपको चीजें रेगुलेट नहीं करनी आती, तो क्या होगा कि उससे सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। ऑब्वियसली कोई भी चीज आप करते हैं लेकिन उसका कोई स्टैट्यूटरी जो फ्रेमवर्क होता है वो नहीं होता, कोई भी रेगुलेटरी कैपेसिटी आप उसकी नहीं चेक करें तो उसने फेल हो जाना, अल्टीमेटली कोलैप्स होगा। तो हम इससे एग्री करेंगे, हम कहेंगे कि यस फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन जिसमें रेगुलेटरी कैपेसिटी का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो उससे इकोनॉमिक जो सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी है वो आएगी। अब हम उसको देखते हैं कि हम किस तरह से उसको लेके चलेंगे। ओपनिंग फाइनेंशियल मार्केट विदाउट स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट
मैग्नीफाई रिस्क होगा, ठीक है। कैपिटल वोलेटिलिटी, वीक सुपरविजन एंड मोरल हैजर्ड ट्रिगर क्राइसिस। अब ये तीन, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन में अगर रेगुलेटरी कैपेसिटी नहीं होगी तो क्या होगा? कैपिटल वोलेटिलिटी होगी, वीक सुपरविजन होगी, मोरल हैजर्ड होगा। अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि आपके ये जो क्राइसिस हैं, ये मैं इसको शेड कर रही हूँ, आपके क्राइसिस जो है वो आएंगे। लिबरलाइजेशन मस्ट बी सीक्वेंस विद इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। वो कहते हैं लिबरलाइजेशन होनी चाहिए बट एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि सिस्टम जो है वो ओवरऑल स्टेबल रह सके। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल नंबर हमारा 16 है कि फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। कि नेशन बिल्डिंग में जो यूथ है वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर सकती है, कि फ्रस्ट्रेशन की बजाय कि किस तरह से टाइटल नंबर 16 था हमारा, ओके, कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमारी यूथ जाएगी तो नेशन बिल्डिंग होगी। ठीक है, हम इससे एग्री करते हैं, हम कहते हैं कि यस हमारी यूथ फ्रस्ट्रेशन से बाहर आके ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगी तो इससे हमारी नेशन बिल्डिंग होगी। अब हम उसको देखते हैं, हम कैसे लेके चले। हमने कहा कि यूथ फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट्स, यूथ फ्रस्ट्रेट क्यों होती है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है, एक्सक्लूजन की वजह से होती है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से होती है। ठीक है, जब हम ये तीनों चीजें उनकी एड्रेस कर देंगे तो यूथ ट्रांसफॉर्म करेगी हमारी नेशन को। व्हेन एम्पावर्ड, अब वो कह रहा है कि ये तीन मसले हैं, लेकिन जब हम उनको एम्पावर कर देंगे एजुकेशन के थ्रू और पार्टिसिपेशन के थ्रू, द सेम एनर्जी बिकम्स ट्रांसफॉर्मेटिव। तो जिस एनर्जी को वो फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में यूज कर रहे थे उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सो नेशनल रिवाइवल डिपेंड्स ऑन, नेशनल रिवाइवल अब किस पर डिपेंड करता है? कि डेमोग्राफिक प्रेशर इनटू डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। ठीक है, नेशनल रिवाइवल डिपेंड्स ऑन कन्वर्टिंग के जो डेमोग्राफिक प्रेशर है, डेमोग्राफिक प्रेशर का मतलब यह है कि आपकी जो यूथ बल, जो मैक्सिमम यूथ है जो कि स्टेट की डेवलपमेंट में उस तरह से काम नहीं करी, उसको हम किस तरह से यूज करके अपना डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बना सकते हैं, कि मैक्सिमम बेनिफिट्स उनसे ले सकते हैं, किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। टाइटल नंबर 17, टाइटल नंबर 17 हमें कहता है कि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हैज ट्रांसफॉर्म ग्लोबलाइजेशन इनटू फ्रेगमेंटेड इंटरडिपेंडेंस। के जो कंपटीशन है स्टेट्स के दरमियान में उसने ग्लोबलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्रेगमेंटेड इंडिपेंडेंस में। ये टाइटल अभी हम इसी तरह का एक पीछे सॉल्व भी कर चुके हैं कि दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन की तरफ मूव करिए। सो वी आर गोइंग टू एग्री विद द आइडिया। हम कह रहे हैं कि यस, कंपटीशन जब भी होगा ग्लोबलाइजेशन जो है वो खत्म होके फ्रेगमेंटेड इंडिपेंडेंस में चेंज हो जाएगी। अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल इंटीग्रेशन नाउ ऑपरेट्स थ्रू सिलेक्टिव डी कपलिंग एंड राइवल ब्लॉक्स। डी कपलिंग का मतलब ये होता है कि ये ए स्टेट है, ठीक है, ये हमारे पास बी स्टेट है, पहले ये आपस में लिंक्ड थी तो ये कपल्ड स्टेट्स थी। ठीक है, डी कपलिंग का मतलब ये होता है ये स्टेट अलग, ये स्टेट अलग। सिलेक्टिव डी कपलिंग हो रही है और हमारे पास राइवल ब्लॉक्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यूएस लेड ब्लॉक हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास चाइना लेड ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि स्टेट्स प्रायोरिटाइज रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी ओवर इनएफिशिएंसी। अब स्टेट्स जो है वो एफिशिएंसी की बजाय इन चीजों पे फोकस करेंगे। जब इन चीजों पे फोकस करेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका सिस्टम जो है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंस परसिस्ट बट इन फ्रेगमेंटेड एंड पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म्स। वो कह रहे हैं कि स्टेट्स अभी भी इंटरकनेक्टेड हैं बट जो उनका मोड है कनेक्टिविटी का वो सॉर्ट ऑफ हमारे पास जो है वो डिवाइडेड है, यानी कि लिमिटेड डोमेन्स हैं। कहीं कहीं किसी किसी जगह पे वो आपस में कंप्रोमाइज कॉपरेट जो है वो कर रही हैं बट ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्रेगमेंटेड नजर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो टाइटल नंबर 18 है वो है एजुकेशनल डिक्लाइन अंडरमाइंस पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल। यस, इट्स अ फैक्ट, एजुकेशन नहीं होगी आपकी स्टेट में तो पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल जो है वो उस तरह से नहीं जनरेट होगा। सो यस, वी आर गोइंग टू एग्री विद द स्टेटमेंट, और हम किस तरह से एग्री करने वाले हैं वो हम उसको देखते हैं अभी। ठीक है, हमने कहा कि पुअर एजुकेशनल क्वालिटी प्रोडक्टिविटी को खराब करती है, इनोवेशन को खराब करती है, सोशल मोबिलिटी को खराब करती है। ह्यूमन कैपिटल डिप्लीशन वीक है। अब ह्यूमन कैपिटल वीक होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक कंपटीशन खत्म हो जाएगा, नेशनल कोहिजन वीक हो जाएगी। ठीक है, सो एजुकेशन को रिवाइव करना जो है वो
बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। इट वॉज क्वाइट सिंपल टाइटल कि पाकिस्तान की एजुकेशनल डिक्लाइन जो है वो किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को खत्म कर रहा है। हमने उसको प्रूव कर दिया कि इन तरीकों से, किन तरीकों से, प्रोडक्टिविटी खत्म करके, इनोवेशन खत्म करके और सोशल मोबिलिटी खत्म करके जो है वो आपका ह्यूमन कैपिटल डिक्लाइन कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइटल नंबर 19 पे। मैन इज ओके, टाइटल नंबर 9 है हमारे पास, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री येट इम्प्रिजन्ड बाय हिज चॉइसेस। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक आई वुड से। ये सेम उस तरह का टॉपिक है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, कि मैन फ्री है बट इम्प्रिजन्ड है अपनी चॉइसेस से। यस, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कि प्रूफ किस तरह से हमने करना है उसको। ह्यूमन फ्रीडम, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन फ्रीडम जो है वो इंटेल्स, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड एंग्जाइटी रेदर देन कंफर्ट। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन फ्रीडम इंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंग्जाइटी। जब बहुत ज़्यादा आप आज़ाद होते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। एक आपका कॉन्साइंस जो है वो बार बार आपको ट्रिगर कर रहा होता है कि यू हैव टू डू द सर्टेन टास्क। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब आप नहीं कर पाते तो आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स ऑफन बिकम ट्रैप्ड बाय डिसीजंस शेप्ड बाय। अब वो कह रहे हैं कि जब आप में फेयर होगा, जब आप में हैबिट, किसी चीज को करने की आदत, ठीक है, सोशल प्रेशर होगा तो आपके जो डिसीजन है उस हिसाब से शेप होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रीडम पैराडॉक्सिकली डिमांड्स कॉन्शियस सेल्फ डिसिप्लिन। इन शॉर्ट हमने उसको प्रूव करके बताना है कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, के आदमी फ्री तो है लेकिन उसकी कौन सी ऐसी चॉइसेस होते हैं जो कि उसकी मोबिलिटी या उसकी फ्रीडम को खत्म कर देती हैं, इंसान को जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल नंबर 20। टाइटल नंबर 20 हमारे पास है कि हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट नॉट अ डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो कि आपको किसी काम के बदले में मिलती है, ना कि कोई ऐसी जर्नी है जिसको आप, जिस जर्नी पे आप निकलते हैं और आपको वो मिले, ठीक है। आप कुछ करेंगे, उल्टा उसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो आपकी हैप्पीनेस होगी। यस, वी एग्री विद द स्टेटमेंट, हम इससे एग्री करने वाले हैं। किस तरह से? वो कह रहे हैं कि द डायरेक्ट परसूट ऑफ हैप्पीनेस ऑफन लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन। कि आप किसी भी चीज को डायरेक्टली परसू करना स्टार्ट कर दोगे ना, कि भाई मैं जो है वो शॉर्टकट लेना है, आपने शॉर्टकट के चक्कर में आप जो है वो हैप्पीनेस लेना चाहेंगे तो उससे उल्टा क्या होगी, डिससेटिस्फैक्शन होगी आपको। सो वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि आपको मीनिंगफुल इंगेजमेंट्स करनी है, पर्पस पे फोकस करना है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ताकि आप जो है वो अपनी हैप्पीनेस को सही तरीके से परसू कर सकें। हैप्पीनेस इमर्जेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिविंग वेल नॉट चेजिंग प्लेयर। हैप्पीनेस अल्टीमेटली आपको बताती है कि हैप्पीनेस का मतलब है लिविंग वेल नॉट चेजिंग प्लेयर, के बेहतर तरीके से आप रह रहे हो बजाय आप खुशी को चेज करने के, आप उसको अच्छे से अचीव कर रहे हो। सो ये कुछ टाइटल्स थे, स्पेशली अगर हम देखें CSS 2027 के जो स्टूडेंट्स हमारे अपेयर होने वाले हैं या फिर हम PMS के एग्जाम्स की बात करते हैं तो 20 टाइटल्स थे जिनको हमने ओवरऑल देखा कि इस तरह की अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो आपने उसको किस तरह से ब्रेक करना है या फिर आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। जो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेंट्रल आइडिया था, सेंट्रल आइडिया का मतलब ये है कि ये वो डायरेक्शंस हैं जिनमें आप अपने ऐसे को ब्रेक कर सकते हो, ऐसे को आप डिकोड कर सकते हो। सो इस तरह से जो है वो आप अपने किसी भी तरह का कोई भी टाइटल आता है, इधर इट इज प्रॉब्लमेटिक आ जाता है, कोई भी आपका लिटरेरी एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, तो अनलेस और अनटिल आपको उस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो आप इस तरह से उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं।